नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के कैबिनेट मंत्री कौन है? ऑप्शन इसमें सी वाला होगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में भारत सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। आइए अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजीव रंजन। राजीव रंजन जी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री हैं। ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव रेलवे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं। आगे देखते हैं। ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार तथा खेल एवं युवा मंत्री हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसरो के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर वी नारायणन है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। यदि इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष हैं या लोकपाल हैं। ये तो वर्तमान में लोकपाल है भारत सरकार में, अजय माणिकराव खानविलकर। यदि आपसे पूछता है कि प्रथम लोकपाल कौन थे, तो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन बी है आपका धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा जी पीआईबी के महानिदेशक हैं। पीआईबी के महानिदेशक, पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ऑप्शन डी है आपका सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं। एमडी और सीईओ, तो याद रखिएगा, सुंदर रमन राममूर्ति जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है एग्जाम में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1875 में, और यह बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। दलाल स्ट्रीट, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी प्रेमचंद रायचंद ने। प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस या जेडी वेंस जी हैं। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछता है तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ऑप्शन ए है आपका साइमन स्टील। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉप कहते हैं, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह एक ऐसा संगठन है जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर चर्चा करता है। तो इस बार 2025 में कॉप का 30वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ब्राजील के बेलम शहर में। ब्राजील के बेलम शहर में, याद रखिएगा, ब्राजील के बेलम शहर में 10 से 21 नवंबर 2025 में आयोजित होगा। आइए अन्य ऑप्शंस देखते हैं। सी ऑप्शन है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच दोस्तों सेबी की चेयरमैन है और यह सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। यदि सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। उस समय यह गैर वैधानिक निकाय के रूप में गठित हुआ था। इसको वैधानिक मान्यता मिलती है। यदि एग्जाम में पूछता है कि सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो आपको बताना है 30 जनवरी 1992 को। सेबी को वैधानिक मान्यता 1992 में 30 जनवरी में मिली थी। उस सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और यदि एग्जाम में पूछता है कि इसका कार्य क्या है, तो शेयर बाजार का विनियमन तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना सेबी का मुख्य कार्य है। ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर नगोजी कोंजो इवेल। डॉक्टर नगोजी कोंजो इवेल WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान महानिदेशक हैं। और WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में WTO गठित हुआ था और इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री है? दोस्तों दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री हैं हान डक सू। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। यदि आपसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने बताया, यदि प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है आपसे,
तो आपको बताना है यून सुक योल। यून सुक योल। ये तो हो गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब यदि आपसे पूछता है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है कि सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा साउथ कोरियन वॉन है। साउथ कोरियन वॉन। और यदि आपसे पूछता है कि दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है, तो दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है कियर स्टारमर और कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के पीएम हैं कि ब्रिटेन के पीएम है कियर स्टारमर जी। और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, आप लोगों को पता है। और यहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। और यहाँ की जो संसद है इसे पार्लियामेंट ही कहा जाता है। पार्लियामेंट। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है या संवैधानिक राजतंत्र है, तो इसलिए यहाँ पर राजा होते हैं। और यदि इंग्लैंड के राजा की बात करेगा या ब्रिटेन के राजा की बात करेगा तो आपको बताना है प्रिंस चार्ल्स थर्ड। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है आपका जोनास गहर स्टोर। जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के पीएम हैं। नॉर्वे के पीएम हैं जोनास गहर स्टोर। ये तो हो गए नॉर्वे के पीएम। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर। नॉर्वेजियन डॉलर। और यहाँ की संसद को कहा जाता है स्टोर्टिंग। स्टोर्टिंग। स्टोर्टिंग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो यहाँ के जो किंग हैं हेराल्ड पंचम है। हेराल्ड फिफ्थ। और आइए आगे देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों पाम मिन चिन। पाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम के पीएम हैं पाम मिन चिन। यदि पूछता है कि वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ की मुद्रा है वियतनामीज डोंग। एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा वियतनाम की मुद्रा डोंग है। और यहाँ की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली। और वियतनाम के राष्ट्रपति यदि आपसे एग्जाम में पूछता है तो लुआंग कुआंग आपको याद रखना है। लुआंग कुआंग। वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कुआंग और वियतनाम के प्रधानमंत्री पाम मिन चिन। आइए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, जर्मन बाच। एग्जाम में अधिकतर आपसे जर्मन बाच पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर 2024 की रिपोर्ट आई, इन तीनों का मुख्य योगदान था न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जर्मन वॉच के साथ साथ, इसीलिए तीनों का जिक्र यहाँ पर किया है। 2025 में इन्होंने ही रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन सूचकांक की जारी की है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, किसी भी देश को सभी श्रेणियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ही इस जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में ऊंची रेटिंग मिलती है, परंतु कोई भी देश आज तक इंडेक्स के सभी श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नहीं पहुंच सका है। इसलिए इसकी रैंकिंग जो है 4th नंबर पर शुरू होती है और पहले के 3 1 2 3 ये खाली ही रह जाते हैं, ब्लैंक ही रह जाते हैं। तो चौथे नंबर पर यदि देखा जाए तो चौथे नंबर पर इस बार जो स्थान आया है डेनमार्क का ही है। 2024 में भी यह डेनमार्क चौथे स्थान पर ही था। और 5वें स्थान पर इस बार आया है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का, ठीक। और 6ठे स्थान पर आया है यूके का। यूके का। पिछली बार 7वें स्थान पर दोस्तों भारत का था। टेक्निकली देखा जाए तो ये जो है डेनमार्क पहला स्थान पाया है, नीदरलैंड दूसरा स्थान पाया है और यूके तीसरा स्थान पाया है। क्योंकि ऊपर के 3 ब्लैंक हैं इसलिए जो है 4 5 6 इनका क्रम है, नहीं तो ऐसे आता है 1 2 3। और जो है जो भारत का स्थान है 2025 में, भारत का स्थान है 10वां। तो याद रखिएगा कि 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। आइए अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन है हेनले एंड पार्टनर्स एजेंसी। इसके द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स एजेंसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। और 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान आया है 85वां।
85वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है पासपोर्ट इंडेक्स में। और यदि पहले स्थान की बात करेगा तो पहले स्थान पर आया है सिंगापुर का, दूसरे स्थान पर आया है जापान, और तीसरे स्थान पर आया है साउथ कोरिया। पहला सिंगापुर, दूसरा जापान, तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया। यदि 2024 का पूछता है तो 2024 में भारत की रैंक थी 80वीं। आइए अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं, जगह नहीं है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, और 2024 की ही आई है अभी, 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी नहीं हुआ है, और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको याद रखिएगा। और उस समय जो है प्रथम रैंक आया था, भारत का जो रैंक आया था दोस्तों वो था 159, भारत का 159 था 180 देशों में, 159 आउट ऑफ 180। और यदि आपसे पूछेगा कि जो 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान था, तो प्रथम स्थान आपको बताना है नॉर्वे का, और दूसरा स्थान बताना है डेनमार्क का, और तीसरा स्थान था दोस्तों स्वीडन का। लास्ट वाला है वीपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड। वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने तीनों ने मिलकर के वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 को जारी किया था। यदि एग्जाम में पूछेगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो मुख्य तौर पर जो पहला ऑप्शन है WIPO, यही इसी के बारे में पूछ सकता है, तो ये ऑप्शंस में होगा, तो आप बताइएगा। और यदि बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पाने की, तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर था, और इसमें 133 देश शामिल हुए थे। 133वां देश अर्थात लास्ट देश था अंगोला। वही भारत का स्थान था 39वां, आउट ऑफ 133 में 39वां स्थान भारत का था। आइए आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, अमृत धरोहर योजना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, रामसर स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। और इस योजना को शुरू किया गया था 5 जून 2023 को। एग्जाम में पूछ सकता है, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछता है, तो याद रखिएगा इसे। और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है। एग्जाम में यदि आए कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो अमृत धरोहर योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू की थी। ऑप्शन बी है भारत में नाबालिग बच्चों के लिए एक पेंशन योजना। इसके लिए NPS वात्सल्य योजना शुरू की गई। NPS वात्सल्य योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 18 सितंबर 2024 को। 18 सितंबर 2024 को NPS वात्सल्य योजना भारत में नाबालिग बच्चों के लिए एक पेंशन योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी, और इसे वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया था। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन जी। आइए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसके लिए PM धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। PM धन लक्ष्मी योजना का आरंभ 6 नवंबर 2024 में किया गया था। यह केंद्र सरकार की एक योजना है, PM धन लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकें। ऑप्शन डी है प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों शुरू किया गया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसे याद रखिएगा। और जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसकी लॉन्चिंग डेट है 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, और यह प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई थी। आइए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 का आयोजन भारत में होगा? प्रश्न फिर से मैं पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा? तो 2026 में दोस्तों इनमें से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, इसी का भारत में आयोजन होगा।
यदि बात करें 25वां शीतकालीन ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन, तो इसका आयोजन करेंगे 2026 में होगा। ये 6 to 22 फरवरी 2026 में। इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन इटली में होगा। इटली के 2 शहर हैं, मिलान और कर्टिना। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो 25वें विंटर ओलंपिक्स गेम्स हैं, इनका आयोजन इटली के मिलान और कर्टिना शहर में 6 से 12 फरवरी के मध्य 2026 में होंगे। और इससे पहले जो 24वां है शीतकालीन ओलंपिक गेम्स या विंटर ओलंपिक गेम्स, उनका आयोजन चीन में हुआ था 2022 में। तो याद रखिएगा 4 साल बाद 2026 में इसका आयोजन होगा। और जो 23वां फीफा वर्ल्ड कप है, ऑप्शन सी में आपका 23वां फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और इसका आयोजन भी 2026 में ही होगा। इससे पहले 2022 में कतर में हुआ था। जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कतर में 2022 में किया गया है। और 23वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 2026 में किया जाएगा। ऑप्शन डी है आपका 16वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। 16वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में। और ये इसका आयोजन भी 2026 में ही होगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। और 15वां वर्ल्ड कप जो आपको पता ही है, 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? तो दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। और 2025 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी हमारे साझे भविष्य के लिए वेटलैंड का संरक्षण। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था हमारे साझे भविष्य के लिए वेटलैंड्स का संरक्षण। ऑप्शन बी है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल 2024 की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी प्लैनेट एंड प्लास्टिक। प्लैनेट एंड प्लास्टिक, ठीक, इसे याद रखिएगा। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2025 4 फरवरी की जो थीम थी विश्व कैंसर दिवस की, यूनाइटेड बाय यूनिक थी। यूनाइटेड बाय यूनिक। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 11 मई को। 11 मई को। और 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम होने वाली है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2024 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किस आर्द्रभूमि का संबंध तमिलनाडु से है? तो यहाँ पर जो 2024 में आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में, रामसर साइट में घोषित किया गया है, तो इनमें से बताना आपको कि कौन सी जो है तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो ऑप्शन जो इसमें नंजराण पक्षी अभ्यारण्य है, इसी का संबंध तमिलनाडु से। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त काजुबेली पक्षी अभ्यारण्य भी, काजुबेली पक्षी अभ्यारण्य, काजुबेली पक्षी अभ्यारण्य और नंजराण पक्षी अभ्यारण्य दोनों का संबंध तमिलनाडु से, जिसे 2024 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था। और तवा जलाशय दोस्तों है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। यहाँ पर मैं एमपी लिख देता हूँ, समय बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, 18 मिनट हो गए हैं, जल्दी से ख़त्म करना है। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य इसके साथ साथ नागी पक्षी अभ्यारण्य है, जिनका संबंध बिहार से है। इन्हें भी 2024 में ही रामसर स्थल में शामिल किया गया। और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व का संबंध है कर्नाटक से, इसे भी जो है 2024 में ही रामसर साइट में घोषित किया गया है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंकटाड का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके महासचिव इस समय रेवेका महिला हैं, रेवेका ग्रीनस्पैन हैं। रेवेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की महासचिव हैं। ऑप्शन बी है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बहुत सारे मुख्यालय हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यूएनडीपी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं आकिम स्टाइनर, मैंने आपको बताया था आकिम
आकिम स्टाइनर। और मनीला में आप लोगों को पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में है। और इस समय जो एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मसातसुगु अकासावा हैं। मसातसुगु अकासावा हैं, लेकिन ये 24 फरवरी 2025 को रिटायर हो जाएंगे। 24 फरवरी 2025 तक ही मसातसुगा अकासावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में इस गद्दी पर बैठेंगे, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, मसातो कांडा। ऑप्शन डी है आपका वियना। वियना में भी कई मुख्यालय हैं, लेकिन एक प्रमुख मुख्यालय है ओपेक का। और इसका जो स्थापना है, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। और वर्तमान में ओपेक के अध्यक्ष हैं हैथम अल गैश। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में 10 महत्वपूर्ण करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।